नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पार्ट 8 की आज हम लोग बात करते हैं, जिसमें हम लोग मेंडेलियन एब्नॉर्मलिटीज इन ह्यूमन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा था, जेनेटिकल ट्रेट्स के बारे में पढ़ा था। तो मेंडेलियन एब्नॉर्मलिटीज हमने उन ट्रेट्स को नाम दिया जहाँ पर मेंडल के लॉस से अगेंस्ट होकर के जो भी ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं उनको मेंडेलियन एब्नॉर्मलिटीज़ नाम दिया गया। मेंडेलियन एब्नॉर्मलिटीज़ को स्टडी करने के लिए हमने इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, जीनिक मेंडेलियन एब्नॉर्मलिटीज़ एंड क्रोमोसोमल मेंडेलियन एब्नॉर्मलिटीज़। जीनिक मेंडेलियन एब्नॉर्मलिटी का मतलब होता है जीन के, एक सिंगल जीन के ट्रांसफ़र हो जाने से, हेरफेर हो जाने से या उसके म्यूटेशन हो जाने की वजह से जो भी एब्नॉर्मलिटीज़ डेवलप होती हैं उनको हम जीनिक मेंडेलियन एब्नॉर्मलिटी या फिर जीनिक मेंडेलियन विकार के नाम से जानते हैं। क्रोमोसोमल मेंडेलियन एब्नॉर्मलिटी, जहाँ पर एक सिंगल क्रोमोसोम का बढ़ जाना, घट जाना, उसके सेट का बढ़ जाना, सेट्स का एक से ज़्यादा हो जाना, जो एब्नॉर्मलिटीज़ क्रिएट होती हैं उनको हम क्रोमोसोमल मेंडेलियन एब्नॉर्मलिटीज़ कहते हैं। पहले बात करते हैं जीनिक मेंडेलियन एब्नॉर्मलिटी की, जहाँ पर एक सिंगल जीन के चेंज हो जाने से जो भी विकार उत्पन्न होते हैं, जो भी एब्नॉर्मलिटीज डेवलप होती हैं उनके बारे में। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया या फिर दात्र कोशिका भी कहते हैं इसको। सिकल सेल का मतलब होता है, सिकल कहते हैं हसिया को। जब हीमोग्लोबिन का सेल गोल या ओवल ना रह करके हसिया के आकार का हो जाए, सिकल सेल्ड हो जाए, तो वो जो डिजीज क्रिएट होता है उसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। अनीमिया कहने का मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना। हीमोग्लोबिन का कम होने की वजह से जो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेबिलिटी है ब्लड में वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से पर्सन लीड्स अप टू डेथ। अब ये सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? बेसिकली जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है, इसकी बीटा चेन में जो 6th अमाइनो एसिड होता है वो होता है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड, ये ग्लूटामिक एसिड किसी कारणवश कन्वर्ट हो जाता है या एक्सचेंज हो जाता है वैलीन से, और इस वैलीन के हो जाने की वजह से जो हीमोग्लोबिन की मॉलिक्यूल की जो शेप थी वो गोल या ओवल की जगह हसिया के आकार की हो जाती है, हाफ मून शेप्ड हो जाती है, और तब इसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। ये एक सोमैटिक डिसऑर्डर है। ये एक सोमैटिक डिसऑर्डर है जो सिकल सेल को डिजिग्नेट करने के लिए हम HBS अलील से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल केस में हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम HbA को यूज करते हैं। अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होता है HbS, तो ये बहुत ज़्यादा फेटल हो जाता है, मारने लायक हो जाता है, लीथल हो जाता है, और इस केस में आकर व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो इसको स्टडी करने के लिए हम एक हेट्रोजाइगस क्रॉस को स्टडी करते हैं। इस हेट्रोजाइगस क्रॉस में हम लेते हैं एक मेल जिसमें कि हेट्रोजाइगस एलील सिकल सेल एनीमिया के लिए प्रेजेंट है, और एक फीमेल जिसमें भी मेल P1 पेरेंट, P2 पेरेंट, फीमेल, दोनों में हेट्रोजाइगस कंडीशन में HbA एंड HbS। हेट्रोजाइगस कंडीशन में सिकल सेल एनीमिया के एलील्स प्रेजेंट है। इसी तरीके से HbA
एंड HBS। जब इनका क्रॉस कराया गया तो जो कंडीशंस देखने को मिली, HBA, HBS, HBA, HBS। यहाँ पर HBA, 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 HBS, HBA, HBS, HBS and HBS। यहाँ होमोजाइगस कंडीशन में सिकल सेल के जीन्स का प्रेजेंट होना, ये फेटल हो गए, मतलब ये मर जाते हैं, जिंदा नहीं रह पाते। ये पूरे तरीके से स्वस्थ है लेकिन ये कैरियर्स कहलाएंगे। मीन्स जो रेशियो मिला यहाँ पर वो कायदे से मिलना चाहिए था, 3:1 का रेशियो मिलना चाहिए था, 3:1। लेकिन रेशियो कैसा मिला? जब हमने मैंडल के लॉस पढ़े थे वहाँ पर हमको रेशियो मिल रहा था 1:2:1 का या फिर 3:1 का। लेकिन यहाँ पर जो क्रॉस कराए गए दोनों के तो रेशियो मिला था हमको 2:1 का। 2:1 का रेशियो क्यों मिला? क्योंकि जो HBS वाले जो कैटेगरी थी वो तो फेटल हो गई, उसका तो डेथ हो गया, लेकिन जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में थे वो 2 थे और जो होमोजाइगस कंडीशन में जिनमें डिजीज नहीं था वो नॉर्मल कैटेगरी के थे, वो 1 थे, 25% थे। तो सिकल सेल एनीमिया की जो वंशानुगति होती है, जो एक इनहेरिटेंस होती है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है और इसके जो जीन्स होते हैं वो जब कभी भी होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो जाते हैं तो वो फेटल हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फिनाइलकीटोन्यूरिया के बारे में। नेक्स्ट डिजीज है फिनाइलकीटोन्यूरिया। ये भी एक जेनेटिक मेंडेलियन एबनॉर्मेलिटी है। फिनाइलकीटोन्यूरिया ये एक रिसेसिव जीन की एक्टिविटी के कारण होता है। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं। उन मेटाबॉलिक पाथवेज को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। ये एंजाइम्स रिएक्शंस को एनहांस करने में पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये जो एंजाइम्स होते हैं ये अगर किसी कारणवश न बन पाए तो वो पाथवे जो होगा वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, और जब पाथवे इनकम्प्लीट रह जाएगा तो जो प्रोडक्ट बनना था वो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, और प्रोडक्ट न बनने की वजह से कहीं ना कहीं कोई एबनॉर्मेलिटी क्रिएट होगी, जैसा कि हम फिनाइलकीटोन्यूरिया के केस में देखते हैं। एक फिनाइलएलेनिन नाम का अमाइनो एसिड एक मेटाबॉलिक पाथवे में बनता है जिससे ट्रायोसिन बनना होता है। अब ये ट्रायोसिन बनने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत पड़ती है, इस रिसेसिव जीन के कारण, उस रिसेसिव जीन के प्रेजेंस की वजह से या म्यूटेंट हो जाने की वजह से वो एंजाइम नहीं बन पाता, और एंजाइम नहीं बन पाता तो फिनाइलएलेनिन से ट्रायोसिन नहीं बन पाता। जब ट्रायोसिन नहीं बनेगा तो फिनाइलएलेनिन एज इट इज रह जाएगा, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग्स के ब्लड में फिनाइलएलेनिन की मात्रा बढ़ जाती है। इंक्रीज हो जाती है।
इंक्रीज होने से ये ब्लड में और यूरिन में स्टोर होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिन डिस्कार्ड करते वक्त उसमें ये फिनाइल एलानिन आने लगती है और इस डिजीज को हम फिनाइल कीटोन्यूरिया या फिर PKU के नाम से जानते हैं। जो भी पर्सन्स, जो भी ह्यूमन बींग्स फिनाइल कीटोन्यूरिया से ग्रसित होते हैं उनमें बहुत सारे सोमैटिक कैरेक्टर्स को देख करके भी पहचाना जा सकता है। सबसे पहले एक ट्रेट होता है IQ का, वो इनका लेस देन 20 होता है, 20 से भी कम होता है। इनके जो स्किन होती है वो पेल येलो कलर की हो जाती है और इनके जो ब्रेन टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। ब्रेन टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं, मेंटल स्टेटस इनका बहुत लो होता है। तो ये डिजीज है फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब हम लोग बात करते हैं क्लेप्टोन्यूरिया की। क्लेप्टोन्यूरिया ये डिजीज होमोजाइगस रिसेसिव जीन की वजह से होता है। अभी हम लोग जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां जो मेटाबॉलिक पाथवे था फिनाइल एलानिन से ट्रायोसिन और ट्रायोसिन से एक्लेप्टॉन या इसको हम होमोजेनिक होमोजेंटेसिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये होमोजेंटेसिक एसिड एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। तो यहाँ हर स्टेप पे एंजाइम की जरूरत पड़ती है। जिसके लिए एक कोई खास जीन प्रेजेंट होता है ना। फिनाइल एलानिन से ट्राइसिन तो बन गया, लेकिन ट्रायोसिन जो था वो जीन इस होमोजाइगस रिसेसिव जीन की एब्सेंस की वजह से या प्रेजेंट हो जाने की वजह से ये एंजाइम को नहीं बना पाया और यहाँ पर होमोजेंटेसिक एसिड नहीं बना। ये होमोजेंटेसिक एसिड जो कन्वर्ट होना था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, तो ये होमोजेंटेसिक एसिड ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से ये यूरिन में पहुंच जाता है और ऐसी यूरिन जैसे ही हवा के संपर्क में आती है, जैसे ही ऑक्सीजन के साथ मिक्स होती है, ये काली पड़ जाती है, ब्लैक इन कलर। ये ब्लैक इन कलर हो जाती है, यूरिन का कलर ब्लैक हो जाता है। क्यों? इस डिजीज की प्रेजेंस की वजह से आर्थराइटिस हो जाती है। आर्थराइटिस हो जाती है, इसमें कार्टिलेज ब्लैक पड़ने लगते हैं और जो डिजीज कहलाता है वो होता है क्लेप्टोन्यूरिया। ये भी सिर्फ एक सिंगल होमोजाइगस रिसेसिव जीन के म्यूटेंट हो जाने की वजह से होता है। जो फिनाइल एलानिन से ट्राइसिन बना, ट्राइसिन तो बन गया लेकिन जीन की प्रेजेंस की वजह से एंजाइम नहीं बन पाया और होमोजेंटेसिक एसिड बन करके वो एक्यूमुलेट हो गया ब्लड में
और वो एक्यूमुलेशन की वजह से यूरिन में आ गया, और वो यूरिन जैसे ही हवा के संपर्क में आती है वो ब्लैक हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मेंडेलियन एबनॉर्मलिटी का पार्ट 1 जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में हम लोगों ने बात की। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में। थैंक यू।